चलें फिर स्टार्ट किया जाए आगे, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर पार्ट, ठीक है। तो ये हमने जो लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन और उसके जो क्वेश्चन किए हैं, ये उनके बारे में कुछ हल्का फुल्का कंटेंट हमने आपको बताया है। सिंपल सी बात है, अभी हम आपको बेसिक कंटेंट पढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे कंटेंट आपको बढ़ता जाएगा और क्वेश्चन भी आपके और टफ होते चले जाएंगे, ठीक है। अब देखिए now what I have to teach you next part. So the next part comes here with resolution of a vector. Resolution ऑफ अ वेक्टर। अब ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हर बच्चे को कंफ्यूजन आ जाता है, ठीक है। पर कंफ्यूजन आने का नहीं है, क्योंकि ये बहुत सिंपल सा टॉपिक है। मैं आपको बहुत क्लियर कट फंडा सिखाऊंगा, ठीक है। आपको जिंदगी में कभी रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में तो दिक्कत होगी ही नहीं, चाहे तुम कैसा भी डायग्राम क्यों ना ले आओ, चाहे फ्रिक्शन के क्वेश्चन कर लो, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चन कर लो, कुछ भी कर लो, बड़े आराम से तुम कर ले जाओगे, ठीक है। चलो देखते हैं जरा। पहली बात तो है क्या, जो समझते हैं। इसने कहा कि इसके अंदर सबसे पहले मेरे को आपको सिखाना पड़ेगा ऑर्थोगोनल ट्रायड ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रायड ऑफ यूनिट वेक्टर्स, ऑर्थोगोनल ट्रायड ऑफ यूनिट वेक्टर्स, ठीक है। अब जरा देखते हैं क्या है ऑर्थोगोनल ट्रायड ऑफ यूनिट वेक्टर्स, समझते हैं। पहले मैं आपके सामने एक जो है क्यूब रखना चाहूंगा, क्योंकि मुझे उसकी मदद चाहिए है समझाने के लिए यहाँ पे, ठीक है। देखिएगा जरा, कहाँ गया क्यूब, यहाँ होगा, ये वाला उठा लेते हैं, अपने काम का है, ठीक। इधर सब लोग ध्यान से समझना, ठीक है। तुमको आता है मुझे पता है, बट फिर भी मैं अपनी तसल्ली के लिए एक बार तुमको बता दूं, ताकि फिर मैं क्वेश्चन आराम से करा पाऊंगा। भैया ये वाई एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस है, और ये तुम्हारे पास क्या है, ये जेड एक्सेस है। कोई कहता है मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता ये आपकी एक्स वाई जेड एक्सेस, मैं अपनी मानूंगा। अपनी मानो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तुम कहोगे मैं वाई की जगह जेड मान लूँ, मान लो। तुम कहोगे मैं एक्स की जगह जेड मान लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। इतना ध्यान रखना कि तुम्हारी एक्स वाई जेड के बीच में 90 डिग्री बनना चाहिए, बस। बाकी तुम जैसे चाहो वैसे बनाओ, मैं कोई इशू नहीं, ठीक। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जो एन ओ पी एस वाला जो प्लेन है, वो तुम्हारे पास एक्स वाई प्लेन है। जो तुम्हारे पास एन ओ, तुम्हारे पास टी एस वाला जो प्लेन है, ठीक है, वो तुम्हारे पास एक्स वाई प्लेन है। इसका मतलब है कि जो तुम्हारे पास पीछे से जो तुम्हारे पास आ रहा है, वो वाला तुम्हारे पास जो है एक्स वाई प्लेन है। उसने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ये जो तुम्हारे पास इधर से जो आ रहा है, ये वाला प्लेन, ठीक, ये तुम्हारे पास कौन सा है, एन एम, तुम्हारे पास आर एस जो है, वो तुम्हारे पास वाई जेड प्लेन है, ठीक है। जेड जेड वाई प्लेन बोल सकते हैं क्या, हाँ बोल सकते हो। तुम जेड वाई बोलो, वाई जेड बोलो, है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सही वाला प्लेन बोलो, ठीक। उसने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एस टी क्यू आर जो है, वो तुम्हारे पास एक्स जेड प्लेन है। हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये प्लेन तुमको हमेशा क्लियर होने चाहिए, क्योंकि जब तुम आगे आने वाले समय में, जब तुम क्लास 12 में आओगे, तो तुमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ना पड़ेगा। वहां पे प्लेन का ही पूरा गेम है। प्लेन क्लियर है तो क्वेश्चन क्लियर है, प्लेन नहीं क्लियर तो क्वेश्चन में कुछ नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। समझना जरा। इसने कहा कि ठीक सर, कोई दिक्कत नहीं। अब इसने कहा कि हम यूनिट वेक्टर पढ़ने वाले हैं, तो हमने आपको ये प्लेन के बारे में बताया। इसने कहा ठीक, कोई इशू नहीं। अब ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन के अलोंग तुम्हारे पास डिनोट करने के लिए हमको आई कैप की जरूरत पड़ती है, ये मैं बताया था आपको। यहाँ पे जे कैप की जरूरत पड़ती है, यहाँ पे तुम्हारे पास के कैप की जरूरत पड़ती है। इसने कहा कि पढ़ती होगी, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये बताओ यूनिट वेक्टर क्या होता है। आप यूनिट वेक्टर बोल रहे हो ना कि आई कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, जे कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, एंड के कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। पर ये है क्या, ये तो बताओ। चलो अब जरा इनकी बात समझ लेते हैं, बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझ लेते हैं। पहली और आखिरी बार आप समझ भी रहो, पहली और आखिरी बार आपसे कोई पूछेगा भी, दोबारा कभी आपसे पूछेगा नहीं यूनिट वेक्टर क्या होता है, कोई नहीं पूछने वाला, ठीक है। देखते हैं। लेट सपोज मैंने कहा कि भाई ये तुम्हारे पास कोई ए वेक्टर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये ए वेक्टर है। हमने कहा हाँ, सही है। अब ए वेक्टर को मैंने जो है एक एक यूनिट के टुकड़े किए। ये 1 यूनिट इसको बोल दिया, ठीक, 1 यूनिट इसको बोल दिया, और 1 यूनिट इसको बोल दिया। इसने कहा ठीक है। अब वेक्टर, अ वेक्टर हैविंग अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड एज a vector having magnitude as 1 unit is called unit vector, is called unit vector। एक ऐसा वेक्टर, ठीक, जिसको जिसकी जो वैल्यू हो वो 1 होनी चाहिए, 1। तो हम ऐसे पर्टिकुलर वेक्टर को क्या बोल देंगे, ऐसे पर्टिकुलर वेक्टर को हम लोग बोल देंगे तुम्हारे पास यूनिट वेक्टर। इसने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब यूनिट वेक्टर को
निकालना है हमें, तो इसको बोलते हैं हम लोग ए कैप, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं पापा ए कैप, ये इसको क्या नाम है जो है ऐसे बोला जाता है, ठीक है, ए कैप बोला जाता है। इसने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इसने कहा कि ये क्या है, ये तुम्हारे पास सिंबल है, ये तुम्हारे पास सिंबल है तुम्हारे पास किसका, यूनिट वेक्टर का। अगर आप यूनिट वेक्टर लिखेंगे तो आप ऐसे ही लिखेंगे हमेशा। इसने कहा ठीक। इसने कहा कि इसका फॉर्मूला होता है ए वेक्टर, इसने कहा इसका फॉर्मूला होता है ए कैप इज इक्वल्स टू वेक्टर ऑफ ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। इसने कहा ठीक है। अगर हम पूरे वेक्टर ए को उठा करके उसकी वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, उसी की वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। 1 भाई मान लो मैंने कहा कि 55 आई कैप है, 55 है इस पर्टिकुलर वेक्टर की, वेक्टर का वैल्यू। अब मैंने कहा इसकी मैं वैल्यू से ही डिवाइड कर दे रहा हूँ तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो इसने कहा कि यूनिट वेक्टर का जो फॉर्मूला होता है ना, उसको इसीलिए ऐसे लिखा गया है, ये ए वेक्टर है और अपॉन तुम्हारे पास मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर है। तो ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉडुलस ऑफ द ए वेक्टर ए, इसको हम लोग बोलते हैं तुम्हारे पास क्या, यूनिट वेक्टर। इसने कहा ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ए वेक्टर का जो ए कैप का जो वैल्यू होगा वो हमेशा क्या कहलाएगा, वो हमेशा कहलाएगा 1 यूनिट। इसने कहा ठीक है। अब एक्स एक्सिस में जो तुम्हारे पास यूनिट वेक्टर होता है, जो एक्स एक्सिस को डिनोट करने के लिए होता है, उसका होता है तुम्हारे पास सिंबल आई कैप ऐसे, ठीक है। और जो तुम्हारे पास वाई एक्सिस में है उसका क्या होता है, उसका होता है तुम्हारे पास जे और ये कैप, मतलब आई के ऊपर तुम्हारे पास बिंदी और फिर ये टोपी, ठीक है। सेम तरीके से हमारे पास जेड एक्सेस, जेड एक्सेस में तो के के ऊपर तो टोपी होती नहीं, सॉरी बिंदी तो होती नहीं, तो यहाँ पे सिर्फ टोपी लगेगी। इसने कहा ठीक। इसने कहा कि आई कैप का तुम्हारे पास मॉड्यूलस कितना 1, जे तुम्हारे पास कैप का मॉड्यूलस कितना 1, के कैप का तुम्हारे पास मॉड्यूलस कितना 1। तो इस तरीके से हम लोग निकालते हैं यूनिट वेक्टर क्या है, ठीक है। यूनिट वेक्टर में जब आप गूगल पे सर्च करेंगे या बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी बातें समझाएगा, पर एक्चुअल में उस बहुत सारी बातों का एक ही अर्थ है कि यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसकी वैल्यू जो होती है वो 1 यूनिट होती है। अगर 1 यूनिट है तो वो यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर को इस तरीके से लिखा जाता है। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द यूनिट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला। बात क्लियर हुई। ये तुम्हारे पास क्या है, ये तुम्हारे पास यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला है। का ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको कहते हैं कि तुम्हारे पास आई एक्स एक्सिस को दिखा रहा है, तो इसने का यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे माइनस आई कैप हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस जे कैप हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस तुम्हारे पास के कैप हो जाएगा। तो आज के बाद हम लोग कभी भी किसी भी क्वांटिटी को जब वेक्टर फॉर्म में लिखने जाएंगे, तो अगर मैं आई कैप लिख दूंगा तो समझ लेना पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ डिनोट कर रहा हूँ, और अगर मैं माइनस आई कैप लिख दूंगा तो समझ लेना माइनस मैं नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ डिनोट कर रहा हूँ। इस तरीके से हमको यहाँ पे इसको समझना है। इतनी बात सभी लोगों को क्लियर है, किसी को कोई डाउट तो नहीं यहाँ पे किसी भी तरीके का, ठीक। अब आगे समझते हैं हम लोग यहाँ पे। इसने कहा इसके अंदर एक पार्ट और आता है, इसने कहा वो क्या आता है। इसने कहा कि देखिए सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे क्या, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, ठीक, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। उसके बाद हम आपको एक पार्ट और बताते हैं, कंपोनेंट सर ऑफ, हाँ बेटा बोलो। सर यूनिट वेक्टर का पर्पस क्या होता है? यूनिट वेक्टर का पर्पस होता है दिशा बताना, डायरेक्शन बताना, बस, और कोई पर्पस नहीं होता। जैसे मान लो कि मैं तुम्हारे सामने ये डायग्राम बनाऊं, ठीक है, ये वाला डायग्राम, ये ठीक। अब ये जो बंदा है, ये बंदा जो है ईस्ट में भी जा सकता है, ये बंदा जो है साउथ में भी जा सकता है, ये बंदा जो है वेस्ट में भी जा सकता है, ये बंदा नॉर्थ में जा सकता है, या हो सकता है ये बंदा नॉर्थ ईस्ट में चला जाए, ठीक, जा सकता है ऐसे। अब मैं ये कहूंगा बेटा कि ये बंदा जा रहा है, ठीक है। अब तुम कहोगे जा तो रहा है, हमको पता है सर जा रहा है, कहाँ जा रहा है ये, अब मेरे को तुम्हें बताना पड़ेगा कहाँ जा रहा है। तो मैं तुमसे कहूंगा जा रहा है, तुम कहोगे नहीं नहीं मुझे ये बताओ किधर जा रहा है, ईस्ट जा रहा है, नॉर्थ जा रहा है, वेस्ट जा रहा है, साउथ जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट जा रहा है, कहाँ जा रहा है सर। तो मैं कहूंगा बेटा ये बंदा जो है नॉर्थ जा रहा है। तो मैं जब इसको बंदे को नॉर्थ लिखूंगा तो मुझे वी वेक्टर इक्वल टू लिखना पड़ेगा 20 जे कैप। जैसे ही मैं जे कैप लिखूंगा तुम तुरंत समझ जाओगी ये बंदा 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से नॉर्थ की तरफ जा रहा है, ये इसका पर्पस होता है। आई बात समझ में। कोई कहता है कि मान लो अगर ये लिखा हो तो, अगर ये लिखा होगा तो क्या बोलोगे, अरे ये लिखा होगा तो बोलूंगा ये बंदा 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ये बंदा 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से साउथ की तरफ जा रहा है, खत्म। माइनस साइन क्या दिखाएगा, माइनस वाई एक्सिस, माइनस वाई एक्सिस यहाँ पे क्या है, साउथ है, प्लस जे क्या क्या दिखाएगा, वाई एक्सिस।
और प्लस जे कैप तुम्हारे पास यहाँ पे क्या है, इसने बताया एक प्लस जे कैप तुम्हारे पास क्या बताएगा, प्लस जे कैप तुम्हारे पास नॉट को बताएगा। तो इस तरीके से जब मैं तुम्हारे पास यहाँ पे 20 जे कैप लिखूंगा या -20 जे कैप लिखूंगा, तो जो जे कैप और माइनस जे कैप आएंगे ये तुमको ये बताएंगे कि ये बंदा जा कहाँ रहा है, वो पर्टिकुलर वेक्टर क्वांटिटी किस डायरेक्शन की तरफ हमको दिखा रहे, डिनोट किस तरफ कर रहे, ये हमको ऐसे बताया जाएगा। अभी क्लियर हुआ क्या, बात समझाई ये चीज? यस सर। सर अब जैसे नॉर्थ ईस्ट दिखाना है तो कैसे बताएगा? नॉर्थ ईस्ट ऐसे बताएगा, जैसे मान लो कि इसने कहा कि भाई नॉर्थ ईस्ट दिखाने का है, ठीक है, ये जैसे मान लो कि इसने कहा कि ये बंदा जो है हाँ इसको लेते हैं, ये बंदा जो है यहाँ पे जा रहा था, ये नॉर्थ है, ये था नॉर्थ ईस्ट में। अगर डायरेक्शन में बनाओ तो एंगल कितना बनाना पड़ेगा मेरे को, एनीवन? 45 बिल्कुल सही है भाई, सिंपल सी बात है, आधा ही तो काटोगे ना, एंगुलर बाइसेक्टर कर दोगे 90 डिग्री का, ठीक है। अब इसने कहा कि सर ये बंदा जो है नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रहा है, हमने कहा ठीक है नॉर्थ ईस्ट तरफ जा रहा है। इसने कहा ये कैसे निकालेंगे, इसने कहा ऐसे निकालेंगे कि हम वी वेक्टर को लिख देंगे तुम्हारे पास कितना, तुम्हारे पास आई कैप प्लस तुम्हारे पास जे कैप। ये क्या किया सर आपने, ये क्या कर दिया, आई कैप प्लस जे कैप क्या कर दिया। देखो अब मेरे को आई कैप और जे कैप, वैसे तो मैं अभी यही बात पढ़ाने वाला था पर फिर भी मैं हल्के से बात समझाता हूँ। आई कैप प्लस जे कैप में मैंने क्या कहा, ये चीज बता रही है अलोंग तुम्हारे पास एक्स एक्सिस, ठीक, ये चीज बता रही है अलोंग तुम्हारे पास क्या एक्स एक्सिस, और ये चीज बता रही है अलोंग तुम्हारे पास वाई एक्सिस, ठीक। अब यहाँ पे तो ये दोनों बता रहा है, अब कैसे कोई आदमी एक जब चल रहा होगा तो वो एक्स एक्सिस में भी जा रहा होगा, वाई एक्सिस में जा रहा होगा। इसने कहा ऐसा तब पॉसिबल है जब ये परफेक्टली नॉर्थ ना जाए, जब ये परफेक्टली ईस्ट ना जाए, ये नॉर्थ ईस्ट जाए। जब ये नॉर्थ ईस्ट जाएगा तो कुछ दूरी, जैसे मान लो जब ये यहाँ पे होगा, जब ये यहाँ पे होगा, जब ये यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, ठीक है। अब समझना, जब ये यहाँ पे भाई साहब होंगे तो ये x1 दूरी पे होंगे, जब ये यहाँ पे होंगे तो x2 दूरी पे होंगे, यहाँ पे होंगे तो ये x3 दूरी पे होंगे, और यहाँ पे होंगे तो ये x4 दूरी पे होंगे। इसमें कहा सेम तरीके से यहाँ पे y1, y2, y3 और y4 दूरी आ जाएगी। इसका मतलब एक साथ तुम्हारे पास x और y एक्सिस तुम्हारे पास दूरी चेंज हो रही है। अगर ऐसा हो रहा है तब हम इसे आई कैप प्लस तुम्हारे पास जे कैप के फॉर्म में लिखते हैं। इसका मतलब है यहाँ पे हमने आई कैप भी मेंशन कर दिया, मतलब ये ईस्ट की तरफ भी जा रहा था, ये नॉर्थ की तरफ भी जा रहा था, अल्टीमेटली ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रहा था। इस तरीके से हम लोग इसको आया समझ में, या फिर अभी 5 मिनट रुको, बस मैं एक टॉपिक तरह कंप्लीट कर लूँ, फिर मैं तुमको इसका क्या नाम है पूरे डिटेल देता हूँ, ठीक है, क्योंकि तभी वहां से लिंक होगा ये पर्टिकुलर टॉपिक। देखना जरा मेरे को क्या बताना है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जो है 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम पहले सीखो। 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम, देखो ये क्या है 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसी का एक्सप्लेनेशन आ जाएगा अपने आप ही, ठीक है, क्योंकि इसको पढ़ना ही पड़ेगा तभी जाकर के ये हमको आएगा। इसने कहा ठीक है, अब जैसे मान लो कि यार ये एक पार्क था, ठीक है, ये मान लो एक पार्क था ये, ठीक है, तुम्हारा फ्रेंड घूमने गया, ये पार्क था, इसने कहा ठीक कोई दिक्कत नहीं, पार्क था, ठीक। अब ऐसा है कि ये पार्क की यहाँ पे एंट्री थी, ये हमारा ओरिजिन है 0,0, राइट, और दिस कैन बी कंसीडर्ड एज अवर वाई एक्सिस एंड दिस कैन बी कंसीडर्ड एज अवर एक्स एक्सिस। इसको हम अपना वाई एक्सिस मान लेंगे, इसको हम अपना एक्स एक्सिस मान लेंगे। हमने कहा ठीक कोई दिक्कत नहीं। हम आपको पढ़ा रहे हैं, जा रहे हैं पोजीशन वेक्टर, ठीक है, पोजीशन वेक्टर क्यों पढ़ाने जा रहे हो आप, पोजीशन वेक्टर ही पढ़ाएंगे तभी आगे जाकर कहानी बढ़ेगी, तभी आपको ये समझ में आएगा कि हमने ऊपर वाला कैसे लिख दिया है, ठीक है। देखना जरा, मैंने कहा ये पार्क था, ठीक है, और पार्क में कोई जॉगिंग ट्रैक बना होगा अंदर की तरफ, ये रहा कोई मतलब पार्क में जॉगिंग ट्रैक बना होगा, ठीक है, और इसके ऊपर कलर चेंज कर देते हैं ताकि बेहतर रहेगा। ये देखो ये ले लिया, ये ले लिया, ये हो गया, और ये हमने यहाँ पे जो है ये, ठीक है, ये हमारा जो है ट्रैक है, ठीक है, इसमें जो है दौड़ने का, ठीक। इसने कहा अपना जो फ्रेंड था ना, वो अपना फ्रेंड जो है यहाँ पे खड़ा था, ठीक है, भाई साहब वो जॉगिंग ट्रैक में घूम नहीं रहे थे, वो यहाँ खड़े थे। इसने कहा ठीक है पी पॉइंट मान लेते हैं। अब इस पर्टिकुलर पी पॉइंट को मैंने कहा कि मैं इसका कोऑर्डिनेट लिखना चाहूँगा। इसका कोऑर्डिनेट लिखा मैंने, क्या लिखा 3,4, क्या लिखा मैंने इसका कोऑर्डिनेट 3,4। इसने कहा ठीक है,
इसका मतलब 3 तो ये वाली दूरी होगी, ठीक है, और इसका मतलब है तुम्हारे पास ये 4 तो तुम्हारे पास ये वाली दूरी होगी। हमने कहा इसको थोड़ी देर के लिए मैं x2 कॉमा y2 तुम्हारे पास मार्क कर लेता हूँ, इसको थोड़ी देर मैं x1 कॉमा y1 मार्क कर लेता हूँ। इसने कहा ठीक है, मैं काहे के लिए इंटरेस्टेड हूँ, मैं इंटरेस्टेड हूँ इस बात पे कि मैं पोजीशन वेक्टर निकालना चाहता हूँ, ठीक है। अब अगर जैसे मान लो कि मैंने तुमसे कहा, जैसे मैंने तुमसे कहा कि तुम्हें अपने दोस्त के पास जाना है, ठीक है, तो तुम मुझे ये बताओ तुम ए से लेकर के बी और बी से लेकर के पी तक जाओगे या एपी वाला रास्ता पकड़ोगे, बताओ क्या लगता है। मैंने तुमसे कहा कि तुम्हें अपने दोस्त के पास जाना है, ठीक है, तुम्हें अपने दोस्त के पास जाना है, तुम बताओ एपी वाला रास्ता पकड़ोगे या ए बी और बीपी, मतलब ए बीपी वाला रास्ता, मतलब एपी रास्ता एपी। पकड़ोगे या फिर ए बीपी रास्ता पकड़ोगे। तुम कहोगे रास्ता तो कोई भी पकड़ लेंगे, आप ये बताओ क्या जल्दी पहुंचना है या देर में पहुंचना है। बात तो सही है, रास्ता तो कोई भी पकड़ लेंगे, क्या फर्क पड़ता है, मेरे पास बहुत समय है, मैं बिल्कुल खाली हूँ, मैं पहले यहाँ से क्या नाम है ए बी पे जाऊँगा, ठीक है, और फिर मैं तुम्हारे पास बी पी पे जाऊँगा, ठीक, यहाँ पे 3 कवर करूंगा, यहाँ पे 4 कवर करूंगा, यहाँ पे 7 मीटर कवर कर लूंगा, पहुंच जाऊंगा, ठीक है। एपी पे, अब एपी पे जाएगा तो सबको पता है ये तो 90 डिग्री होगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये 5 आ जाएगा। तुमने कहा हाँ एपी पे तो 5 आ जाएगा। अब तुम कहोगे कि सर आपने सवाल आधा पूछा है, आपको ये पूछना चाहिए था किस पर्टिकुलर रास्ते पे जल्दी पहुंचोगे, तो तुम जवाब देते एपी। हाँ बिल्कुल सही है ना, क्वेश्चन का ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं क्या चाहता हूँ ना, मैं ये चाहता हूँ कि इस टी पॉइंट को जो बंदा मेरा फ्रेंड जो है मैं इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखूं। इसने कहा ठीक सर वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे आप, क्यों लिखेंगे, इसने कहा वेक्टर के फॉर्म में लिखूंगा मैं, मतलब मैं किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन पार्टिकल को, बॉडी को, फ्रेंड को मैं वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहता हूँ। इसने कहा ठीक है, इसने कहा कि देखिए ऐसे लिख सकते हैं आप ओपी वेक्टर, ठीक है, ओपी वेक्टर तो हमने कैसे लिखा, x2 माइनस तुम्हारे पास x1 का आई कैप प्लस तुम्हारे पास y2 माइनस y1 का तुम्हारे पास j कैप। ये क्या किया आपने, ये मैंने कुछ भी नहीं किया, यहाँ पे मैंने x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस मारा, यहाँ पे मैंने y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस मारा, क्योंकि मेरे x कोऑर्डिनेट जो है अलोंग x एक्सिस की तरफ आ रहे थे, इसलिए मैंने यूनिट वेक्टर आई कैप का इस्तेमाल किया, क्योंकि मेरे y कोऑर्डिनेट j की तरफ y की तरफ जा रहे थे, इसलिए मैंने यूनिट वेक्टर तुम्हारे पास j का इस्तेमाल किया और मैंने ये फॉर्म लिख दिया। इसने कहा ओके, आपने ये पर्टिकुलर फॉर्म लिख दिया, कोई बात नहीं, सही है, ठीक है। इसने कहा अच्छा वैसे अगर आप दूरी लिखते तो क्या लिखते, इसने कहा मैं लिखता x2 माइनस तुम्हारे पास x1 ये दूरी लिखता, और ये दूरी को मैं क्या लिखता, ये दूरी को मैं लिखता तुम्हारे पास y2 माइनस तुम्हारे पास y1। वो बात अलग है कि y1 तुम्हारे पास 0 है और x1 तुम्हारे पास 0 है, वो अलग चीज़ है। इसने कहा ठीक है, अब जरा इसने ओपी वेक्टर लिखा तो देखो इसको मिला क्या, इसको क्या मिला ये लिख करके। इसने कहा कि जैसे ही इसने ओपी वेक्टर यहाँ पे लिखा, इसको मिला तुम्हारे पास कितना, इसको मिला 3 माइनस 0 तुम्हारे पास आई कैप प्लस 4 माइनस 0 तुम्हारे पास जे कैप। तो जो ओपी वेक्टर की वैल्यू आई वो आ गई तुम्हारे पास 3 आई कैप प्लस तुम्हारे पास 4 जे कैप। हमने कहा ठीक है, अब मैंने कहा कि क्या मेरे को वैल्यू बताई जा सकती है ओपी वेक्टर की, इसने कहा हाँ ओपी वेक्टर की वैल्यू बता सकते हैं। तो इसने कहा कि ओपी वेक्टर की वैल्यू बतानी है तो उसका मेरे को मैग्नीट्यूड दे दीजिए। हमने कहा हम आपको मैग्नीट्यूड दे रहे हैं, पर मैग्नीट्यूड निकाला कैसे जाता है ये तो पता ही नहीं है। तो इसने कहा मैग्नीट्यूड निकालने के लिए कुछ नहीं करना होता है, ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए यहाँ पे लिखो तुम्हारे पास कोएफिशिएंट ऑफ तुम्हारे पास आई कैप का होल स्क्वायर प्लस तुम्हारे पास कोएफिशिएंट ऑफ तुम्हारे पास जे कैप का होल स्क्वायर। इसने कहा कोएफिशिएंट क्या होता है, इसने कोएफिशिएंट क्या होता है, कोएफिशिएंट इसे बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं तुम्हारे पास कोएफिशिएंट, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट का मतलब है वो नंबर वाले लोग, है ना, नंबर वाले लोगों को कोएफिशिएंट बोलते हैं। इसने कहा ठीक है, यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई 3 का स्क्वायर, यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई 4 का स्क्वायर, अंडर रूट मारा, ये कितना आ गया 9 प्लस तुम्हारे पास 16 का अंडर रूट, ये हो गया तुम्हारे पास 25 और ये आ गया कितना, ये आ गया तुम्हारे पास 5। इसका मतलब है कि भैया ऐसे मैं जाऊंगा नहीं सर, मैं उससे पूछ लूंगा भैया तुम कहाँ खड़े हो, वो बता देगा 3,4 पे मैं खड़ा हूँ, तो मैं उठाकर कि अपना पोजीशन वेक्टर बनाऊंगा और मैग्नीट्यूड निकाल लूंगा और मुझे पता लग जाएगी कि वो वैल्यू कहाँ पे, वो बंदा कहाँ पे। इसने कहा कि ठीक है, मान लो कि तुम्हें अब इसकी वैल्यू इसको निकालना था, ये तुम्हारे पास Q है, ठीक है, ये तुम्हारे पास Q है। हमने कहा ठीक कोई दिक्कत नहीं, अब मेरे को Q के बारे में जानना है कि भाई Q कितनी दूरी पे है। तो Q ने मुझे फोन करके क्या बताया, Q ने मुझे फोन करके बताया कि मैं 10,2 पे हूँ, ठीक है 10,2 पे। हमने कहा ठीक है 10,2 पे हूँ। अब मैंने क्या किया OQ वेक्टर निकाला, OQ वेक्टर के लिए मैंने क्या किया,
OQ वेक्टर के लिए मैंने लिखा 10 माइनस तुम्हारे पास 0 का आई कैप प्लस 2 माइनस 0 का तुम्हारे पास जे कैप। ठीक, तो ये हो गया 10 तुम्हारे पास आई कैप, 2 तुम्हारे पास जे कैप, ये हो गया है OQ वेक्टर। हमने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब OQ वेक्टर में 10 आई कैप जे कैप आया, मुझे OQ वेक्टर की वैल्यू चाहिए। मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं उठा करके यहाँ पे 10 का स्क्वायर करूंगा, 2 का स्क्वायर करूंगा, और ये तुम्हारे पास OQ वेक्टर की मेरे पास वैल्यू आ गई। मैं ये समझ जाऊंगा कि इस पर्टिकुलर फ्रेंड की मेरे से दूरी कितनी है, और मैंने बड़े आराम से निकाल लिया। ठीक है, अब यहाँ पे एक सवाल आपके मन में आएगा, आप कहोगे 1 मिनट सर, आपने पी की दूरी ओ से ए से निकाल लिया है ना, मतलब इसको हम क्या नाम है ओ पॉइंट मान लेते हैं अपना, ओ से निकाल ली, ठीक है। आपने क्यू की दूरी ओ से निकाल ली, आप क्या क्यू की दूरी पी से निकाल सकते हो? क्या आप क्यू की दूरी पी से निकाल सकते हो? उसने कहा हाँ निकाल सकते हो। उसने कहा कैसे? इसने कहा देखो कॉन्सेप्ट तो सेम रहेगा, कॉन्सेप्ट तो भाई सेम रहेगा। उसने कहा देखो अगर हम यहाँ पे बनाएं, यहाँ पे ऐसे बनाएं, ठीक है, पी कहाँ था? यहाँ पे था। Q कहाँ था? यहाँ पे था। ये कहाँ था? 3,4 पे। ये कहाँ था? 10,2 पे। अब मैं क्या जानना चाहता हूँ, मैं सिर्फ इतना जानने में इंटरेस्टेड हूँ कि P और Q के बीच की दूरी कितनी है। अब यार अगर मैं वेक्टर नहीं जानता हूँगा, मैं पहले 3 बनाऊंगा, मैं 4 बनाऊंगा, फिर मैं 2 बनाऊंगा, फिर मैं तुम्हारे पास 10 बनाऊंगा, दुनिया भर का काम करूंगा। एक काम क्यों ना करूँ मैं एक काम इसको करता हूँ, इसे मैं अपना x1, y1 मान लूँ, और इससे मैं क्या कर लूँ x2, y2 मान लूँ। इसने कहा तो इसने कहा अभी तो सिखाया था, अगर मेरे को पी क्यू वेक्टर निकालना है, ठीक है, तो इसने कहा पी क्यू वेक्टर का मतलब होता है पोजीशन ऑफ तुम्हारे पास क्यू माइनस तुम्हारे पास पोजीशन ऑफ तुम्हारे पास पी। ठीक है, ये होता है तुम्हारे पास का मतलब। जैसे अगर कोई तुमसे पूछ ले तो ये मतलब होता है फाइनल। ये तुम्हारे पास कौन है? ये तुम्हारे पास फाइनल, और ये तुम्हारे पास कौन है? ये तुम्हारे पास जो है इनिशियल। हमने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब पोजीशन ऑफ क्यू लिखने का, ठीक, पोजीशन ऑफ क्यू लिखने का है, तो हमने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, हम सर क्यू की पोजीशन लिखते हैं। ठीक है, तो इसने कहा कि क्यू की पोजीशन मत लिखो सर, सीधे सीधे ऐसे लिखो x2 माइनस x1 तुम्हारे पास आई कैप प्लस y2 माइनस तुम्हारे पास y1 तुम्हारे पास जे कैप। अब देखो जरा 10 माइनस तुम्हारे पास 3 तुम्हारे पास कितना आई कैप है ना, और y2 माइनस y1 की वैल्यू कितनी 2 माइनस 4 तुम्हारे पास कितना जे कैप। ये कितना आ गया 7 तुम्हारे पास आई कैप माइनस 2 तुम्हारे पास जे कैप। इसने कहा ठीक है, मुझे तो वैल्यू से इंटरेस्टेड है, तो मैंने कहा ठीक है तुम वैल्यू निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया 7 का स्क्वायर, और ये हो गया कितना, अच्छा मैं इसको कैसे लिखूंगा 7 आई कैप प्लस माइनस 2 तुम्हारे पास जे कैप, ये आ गया। तो मैंने इसको जैसे लिखा माइनस 2 का स्क्वायर, ये वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई तुम्हारे पास 49, ये आ गई तुम्हारे पास 4, और वैल्यू कितनी आ गई √53, ये आ गई तुम्हारे पास वैल्यू। इस तरीके से हम लोग बात समझ में आई सभी लोगों को? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? तो यहाँ पे इसको इधर ये मार्क कर देता हूँ, ये पी क्यू वेक्टर ऐसे बना देता हूँ, ठीक है, ताकि पी क्यू वेक्टर में कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने पी से क्यू। ये पी क्यू वेक्टर जब भी लिखते हैं ना तो ऐसे लिखते हैं फ्रॉम तुम्हारे पास पी टू तुम्हारे पास क्यू, ये मतलब होता है पी क्यू वेक्टर। ठीक, अब कोई यहाँ पे एक सवाल उठा देगा मेरे ऊपर, ठीक, क्या सवाल उठा देगा? वो कहेगा कि 1 मिनट, ये तो आपने बताया, समझ में आया, एक चीज और बताइए, ट्राइंगल लॉ से कैसे करेंगे इसको? मान लो कि सर अगर ट्राइंगल लॉ से करना होता तो कैसे करते? अब देखो जरा, अब अगर मैं आपको ट्राइंगल लॉ का कॉन्सेप्ट सिखाऊं, यहाँ पे समझना जरा, ये तुम्हारे पास ओपी, ठीक, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा, और ये तुम्हारे पास क्या, ये तुम्हारे पास ओक्यू, इसमें भी कोई डाउट नहीं होगा। इसमें नहीं कोई डाउट नहीं है। अब तुम कहोगे देखो सर ओपी वेक्टर लिखेंगे प्लस तुम्हारे पास पी क्यू वेक्टर लिखेंगे इज इक्वल्स टू ओक्यू वेक्टर लिखेंगे, ये सही है? ट्राइंगल लॉ के हिसाब से ये लिख सकता हूँ मैं कि नहीं लिख सकता हूँ? बताओ भाई, क्या लगता है? क्या मैं ओपी यस सर। वेक्टर प्लस पी क्यू वेक्टर इज इक्वल टू ओ क्यू वेक्टर लिख सकता हूँ? ट्राइंगल लॉ इजाजत देगा ये बात की? देखा हाँ सर देगा ना, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका पहला, ये आपका दूसरा, दोनों सेम सेंस पे, दोनों सेम सेंस पे, और ये आपका तीसरा जो कि तुम्हारे पास कैसा, जो कि अपोजिट सेंस पे। उसने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर मैं तुमसे कहता हूँ मेरे को यार ओपी बताओ, तुम कहोगे ओपी क्या, ओपी बताना है, ओपी के लिए 3 और 4 और 0,0 ओ वाले, तो तुम कहोगे ये होगा 3 माइनस 0 तुम्हारे पास आई कैप प्लस 4 माइनस 0 तुम्हारे पास जे कैप। ठीक है, पी क्यू वेक्टर को तो अभी ऐसे लिखे रहने दो। ओ क्यू वेक्टर बताओ, तुम कहोगे 10 माइनस 0 तुम्हारे पास आई कैप और 2 माइनस 0 तुम्हारे पास जे कैप। ठीक है, अब पी क्यू वेक्टर की बारी आई, तो इसने कहा कि ये लिखा हुआ है 3 आई कैप प्लस तुम्हारे पास 4 जे कैप, ठीक है, और ये लिखा हुआ है 10 आई कैप प्लस तुम्हारे पास कितना 2 जे कैप। ठीक, अब मैंने कहा कि ठीक भाई पी क्यू वेक्टर बताओ, पी क्यू वेक्टर पे आ गए, तो ये कितना हो गया 10 आई कैप प्लस तुम्हारे पास 2 जे कैप माइनस
तुम्हारे पास 3 आई कैप प्लस तुम्हारे पास 4 जे कैप। 10 में से 3 क्या बचा, कितना 7 आई कैप, और ये कितना बचा -2 जे कैप। देखो वही आ गया, वही आ गया जो वहां पे लिखा था, है ना। तो चाहे तो तुम डायरेक्ट निकाल लो और चाहे तुम ट्रायंगल लॉ निकालो। अब कौन बेवकूफ उठा के ट्रायंगल लॉ बनाएगा, बार बार उसको लिखे, ओपी लिखे, ओ क्यू लिखे, फिर पी क्यू लिखे। क्यों भाई, ऐसा क्यों करना है? हम आपको स्पेस में, हम आपको किसी भी पर्टिकुलर प्लेन पे कोई भी दो वेक्टर पॉइंट दे देंगे और हम आपसे कहेंगे मुझे इसकी बीच की दूरी चाहिए, तो आप कहोगे कौन सी बड़ी बात है सर, हम इसे अभी वेक्टर फॉर्म में लिखे ले रहे हैं, उठा के मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, दूरी निकाल लीजिएगा, क्या दिक्कत है, आराम से निकल के आ जाएगी। भैया बात क्लियर हुई सभी लोगों को? किसी को यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं, किसी भी तरीके की बात समझ में आ रही? अब यहाँ पे कंफ्यूजन आ जाता है। सर हाँ हाँ बेटा, सर सर इसके ऊपर वाले डायग्राम में, इसके ऊपर वाली डायग्राम में, हाँ यहाँ पे हाँ सर, यहाँ पर जो ओ पी बी ट्रायंगल है सर, यहाँ पर हम पाइथागोरस लगा सकते हैं। हाँ, 5 पाइथागोरस थ्योरम से तो निकाला है हमने। जो मैंने 5 लिखा है ओपी की वैल्यू, वो पाइथागोरस थ्योरम से निकाली मैंने। लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ओके सर। बिल्कुल लगा सकती हो। अब मुद्दा ये है, तुम वहां तो पाइथागोरस थ्योरम लगा ले जाओगी, यहाँ क्या करोगी तुम आकर? यहाँ तो तुम क्या नाम है करो, ठीक है, मतलब यहाँ पे तुम वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो ऐसे लिखोगे। अब तुम कहोगे कि यहाँ पे भी लगा सकती हूँ मैं, अब मैं कहूँगा कैसे? अब तुम कहोगे देखो सर, अगर लगाने की ही बात आएगी ना, पाइथागोरस थ्योरम की ही लगाने की बात आएगी, तो मैं यहाँ पे भी लगा दूंगी। तुम कहोगे देखो सर, सीधा सा फंडा है, ये आपका पी पॉइंट है, ठीक, ये आपका क्यू पॉइंट है, ठीक, आपका क्यू पॉइंट है 10,2, ठीक, और आपका पी पॉइंट कितना है, ये है तुम्हारे पास 3,4, ठीक। तुम कहोगे देखो सर, बहुत सीधा सा फंडा है, मैं आपको बता दूँ, ये है तुम्हारे पास दूरी कितनी 10, है ना सर, और ये है दूरी कितनी तुम्हारे पास 3, ठीक। और तुम कहोगे मैं एक ट्रायंगल बनाती हूँ, ठीक, ये तुम्हारे पास तुमने ट्रायंगल बनाया और ये तुमने तुम्हारे पास यहाँ पे ये पाइथागोरस थ्योरम का ये बना दिया। तुम कहोगे ये 3 है 10 है, तो ये कितना बचा, ये बचा सर 7, ठीक है। तुम कहोगे कि ये तुम्हारे पास जो है कितना है, ये तुम्हारे पास है पूरा 4, ठीक, ये तुम्हारा 4 है। और तुम कहोगे कि ये कितना है, ये है तुम्हारे पास कितना, ये है तुम्हारे पास 2, 4 में से 2 क्या, तो कितना बचा, तुम कहोगे ये 2, तो भी तुम्हारे पास आंसर कितना आएगा 7 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, और ये आंसर कितना देगा, ये आ जाएगा 53। तुम कहोगे फिर इतना लंबा झाम क्यों किया, जब आपको ये पता था कि पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते, इतना लंबा झाम क्यों किया? वेक्टर पढ़ा रहे हैं ना, वेक्टर पढ़ा रहे हैं, कोई पाइथागोरस थ्योरम थोड़ी ना पढ़ा रहे हैं जो हम यहीं पे रुक जाएंगे, यहीं पे खत्म हो गया काम। हमें तो वेक्टर पढ़ाना है। अब वेक्टर पढ़ाने के लिए तो हमको ये तो बताना पड़ेगा कि भाई पोजीशन वेक्टर कैसे लिखते हैं, तो पोजीशन वेक्टर पढ़ाने के लिए हमने तुमको ये बताया। चाहते तो सिंपल मैथमेटिक्स लगाते क्लास 8 की, बट आराम से निकल गया। ठीक है भाई, अभी किसी को यहाँ पे कोई डाउट हो तो बताओ भाई, किसी के मन में कोई लग रहा हो कि ये बात अपने को भी समझ में नहीं आई है तो मेरे को बताओ, मैं आपको क्लियर करूँ। क्लियर है सभी लोगों को? पोजीशन वेक्टर सर समझ में तीनों आएगा? में से इजी कौन सा है? हैं? तीनों में से इजी कौन सा तीनों है? में, यस। देखो देखो, मुद्दा ये है कि जब अपन वेक्टर पढ़ेंगे, ठीक है, वेक्टर पढ़ेंगे तो हम लोग ये पढ़ेंगे बेटा, ये, ठीक है। जब तुमको कोई ट्रायंगल लॉ से कोई भी टीचर या कोई भी फ्रेंड तुमको बताएगा तो तुमको यहाँ से बताएगा, ठीक है। और अगर तुमको क्लास 7 के लेवल पर सवाल करना होगा तो तुम यहाँ से कर लोगे। अब मुद्दा ये है, तुम तो क्लास 11 में हो, जब सवाल आएगा तो तुमसे वेक्टर के फॉर्म में आएगा, तो तुम तीसरा वाला मेथड तो उठाओगे नहीं, वो तो बहुत सिंपल सी चीज हो गई। तुम यहाँ से स्टार्ट करोगे, ये वेक्टर फॉर्म, ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म है। वेक्टर फॉर्म को ऐसे सॉल्व करोगे इस तरीके से। हाँ, कोई और भी कुछ पूछ रहा था बीच में, कोई क्या पूछ रहा था कोई? सर हाँ हाँ बोलो। सर सर यहाँ पर ये पी क्यू की डिस्टेंस बता रहा है ना हाँ, ठीक है, डिस्टेंस बता रहा है। सर। अगर हमें डायरेक्शन जाननी हो, जैसे पी और पी से क्यू तक हाँ किस हाँ डायरेक्शन में जा रहा है। बिल्कुल सही पूछा तुमने, मैं तुम्हें बताता हूँ। ये बढ़िया सवाल पूछा गया है मेरे से कि पी क्यू की डायरेक्शन क्या है। देखो, अभी हम लोगों ने इतना तो कर लिया है कि हम लोगों ने पी क्यू वेक्टर निकाल लिया है, ठीक है। और पी क्यू वेक्टर हमने क्या निकाला है? पी क्यू वेक्टर निकाला है 7 आई कैप माइनस 2 जी कैप। 7 तुम्हारे पास आई कैप माइनस 2 जे कैप। अब जरा इस बात को समझना, ये एक अच्छा सवाल मुझसे पूछा गया, मैं इसको जरूर डिस्कस करना चाहूंगा। मेरे से ये कहा गया कि सर वैल्यू तो निकालने की निकाल, ठीक है सर, नाउ व्हाट अबाउट द डायरेक्शन, कहाँ से निकालेंगे हम लोग डायरेक्शन? अब देखो, मैं इसके लिए यहाँ पे पहुंचना चाहूंगा इधर तक, ठीक। भाई ऐसा है कि ये मेरा y है, ये मेरा x है। अगर मैं तुमसे कहता हूँ कि मेरे को पी क्यू वेक्टर को
मेरे को शिफ्ट करके ओरिजिन पे लेकर के आना है, ओरिजिन पे लेकर के आना है। इसने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। इसने कहा फिर मैं कैसे जो है प्लॉट करूंगा। तुमने कहा 7 आई कैप माइनस 2 जे कैप, ये बताता है पी क्यू वेक्टर को मैंने ऐसे लिखा, मैंने लिखा 7 टाइम्स ऑफ आई कैप प्लस माइनस 2 टाइम्स ऑफ जे कैप। अगर मैं इसके पॉइंट्स निकलवाऊं तुमसे तो तुम कहोगे एक एक्स वाला पॉइंट होता है, वाई वाला पॉइंट होता है। एक्स वाला पॉइंट होता है 7 यहाँ पे, वाई वाला पॉइंट यहाँ पे -2 है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये तुम्हारे पास जो वेक्टर होगा, जो वेक्टर होगा वो तुम्हारे पास ये बनेगा, ये रहा x इज 7 और ये रहा y इज -2। हाँ भाई क्लियर है ना। मैं यहाँ बना सकता हूँ इसको 7 उसमें क्या दिक्कत है भाई। इतना तो हम लोग बचपन में सिखाया गया ना टीचर ने कि भैया ऐसा है कि जब कोई पॉइंट बनाने होते तो ऐसे बना सकते हैं हम लोग। इसने कहा कि एंगल चाहिए मेरे को। अब एंगल कहाँ से चाहिए, एंगल क्या अल्फा चाहिए या एंगल तुमको बीटा चाहिए। तुमको आगे कोई दे दो, एक दे दो, कोई बता दो जो भी बताना है। ठीक है ठीक है बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर मैं तुमसे कहता हूँ कि भाई ऐसा है कि मैं ये तुम्हारे पास ठीक और ये तुम्हारे पास ऐसे और ये तुम्हारे पास ऐसे यहाँ पे मैंने बनाया। सर एक डाउट पूछना है। हाँ ये हाँ बोलो, अच्छा बोलो पहले जब बोलो। हम हाँ बोलो 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 डाउट बोलो तुम, हम बताएंगे बाद में, बोलो। सर जब 7 कॉमा मतलब 7 कॉमा -2 है तो उससे डायरेक्शन का आइडिया नहीं लग जाएगा कि साउथ ईस्ट में जा रहा है। रुको जरा, मैं तुम्हारे डाउट के सामने एक डाउट सामने रखता हूँ तुम्हारे। क्या तुम ये कह सकते हो कि साउथ ईस्ट जो है वो परफेक्ट 45 डिग्री बनाएगा। बताओ, क्या तुम ये कह सकते हो कि साउथ ईस्ट परफेक्ट 45 डिग्री बनाएगा, या हो सकता है कि 44 डिग्री भी बना सकता है। क्या लगता है तुम्हें, बताओ। Is there any possibility of south east to be 44 और 43 in place of the 45? पॉसिबल है क्या, नहीं। साउथ ईस्ट अगर तुम बोल रहे हो कि बेटा साउथ ईस्ट सब डायरेक्शन है तो बेटा वो परफेक्ट 45 डिग्री पे हो, मतलब 44 और 43 नहीं हो सकता। इतना तुम पक्का कह सकते हो कि सर ये साउथ और ईस्ट के बीच में है, ये तुम कह सकते हो कि सर ये साउथ और ईस्ट के कहीं बीच में है। पर तुम ये नहीं कह सकते हो कि ये परफेक्ट साउथ ईस्ट है। क्यों नहीं कह सकते, मैं बताता हूँ। ये यूनिट, ये दूरी अपनी कितनी है 7 और ये दूरी कितनी है अपनी 2। अब यहाँ पे दूरी पे माइनस में नहीं लगा रहा हूँ, मैंने तुमसे बोला ना मैं दूरी की बात कर रहा हूँ, दूरी की बात करूँ तो मैं माइनस क्यों लगाऊंगा, मैं बना तो चुका हूँ पॉइंट को, अब मैं दोबारा तो नहीं बनाऊंगा। अब इस tan अल्फा के लिए, इस tan अल्फा के लिए ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखूंगा मैं। परपेंडिकुलर में मैं लिखूंगा 2 और बेस में मैं लिखूंगा 7। तो tan अल्फा की वैल्यू आ जाएगी कितना, ये आ जाएगी 2/7। ठीक है 2/7 कितना होता है, लगभग 2/7 होगा लगभग .29। आई बात समझ, 2/7 होगा लगभग कितना, तुम्हारे पास 29। अब देखो, अब अगर ये .29 है तो मुझे tan अल्फा की वैल्यूज पता है। 0 डिग्री पे कितना होता है 0, 30 डिग्री पे कितना होता है 1 तुम्हारे पास √3, 45 डिग्री पे कितना होता है, ये होता है 1, 60 डिग्री पे कितना होता है √3, 90 डिग्री पे कितना होता है इनफाइनाइट। अब अगर मैं बात करूं, ये 0 है, ये है 0.577, ये है 1, ये है 1.732, ये है इनफाइनाइट। समझना, अगर tan अल्फा की वैल्यू को देखें तो ये 0.29 आई है, इसका मतलब इससे भी कम आई है। लगभग ये tan अल्फा होगा कितना, लगभग मेरे हिसाब से होना चाहिए tan 12 डिग्री होना चाहिए। तो अल्फा की वैल्यू आई 12 डिग्री, इसका मतलब ये एंगल हुआ 12 डिग्री। क्या ये साउथ ईस्ट है भैया, क्या आप इसे साउथ ईस्ट कहेंगे, आप इसे बोल सकते हैं साउथ ईस्ट सही है, नहीं आप इसे साउथ ईस्ट नहीं बोल सकते। आप इसे ये बोल सकते हैं इट इज लाइंग बिटवीन साउथ एंड ईस्ट, ये साउथ और ईस्ट के बीच में लाई कर रहा है और ये ईस्ट से 12 डिग्री बना रहा है। अगर आपने ईस्ट से, अगर आपने ईस्ट से 45 डिग्री बना दिया, आप बोलिए साउथ ईस्ट है। अगर 45 नहीं बनाया, 45 नहीं बनाया, 44 और 43 बनाया, आप साउथ ईस्ट मत बोलिए, आप बोलिए कि ये पर्टिकुलर वेक्टर जो है वो ईस्ट से 12 डिग्री बना रहा है। बात समझ में आई, क्या बात क्लियर हुई सभी लोग को।
किसी के मन में कोई सर। डाउट है तो बताइए, क्योंकि अभी बोट वाले, रिवर वाले और अम्ब्रेला वाले, छाता वाले, प्लेन वाले, दुनिया भर के सवाल आएंगे। उसमें इसी का लॉजिक है जो अभी सवाल मुझसे पूछा गया, डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्लियर है भाई सभी लोग को? ठीक है, चलो अब अगला पार्ट अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कल 29 को जो टेस्ट था वो 30 को लेंगे। ठीक है, मैं संडे भूल गया था कि संडे कौन सी तारीख को है। 30 को मैं टेस्ट लूंगा, तो तैयार रखिएगा। ठीक है, तो टॉपिक क्या है? टॉपिक है यूनिट्स एंड डायमेंशन, सिग्निफिकेंट एरर पढ़ लेना और डायमेंशन एनालिसिस पढ़ लीजिएगा। और मतलब कौन सा? पहली यूनिट। हाँ हाँ भाई, वो पहला यूनिट वाला पूरा पढ़ लेना। ठीक है, चलो हल्का इजी टेस्ट देंगे, बस पढ़ना है जरूर। चलो मिलते हैं। थैंक यू सर। ओके।